नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके करनी सेना के लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि हर समस्या का हल बल प्रयोग नहीं है, इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं, और यही हुआ भी। अब करनी सेना का विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे अन्य जिलों में भी फैलता जा रहा है। आगे और अप्रिय स्थिति बने इसके पूर्व प्रशासन को आपसी बातचीत से ही हल निकालना चाहिए। अजय सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ हीरा खरीदी में हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस में कराई थी, वह करनी सेना परिवार का ही सदस्य था। पुलिस ने उसे गंभीरता से न लेते हुए गिरफ्तार आरोपी से साधारण पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि करनी सेना के सदस्यों ने थाने में संपर्क किया तो उन पर ही लाठीचार्ज कर दिया और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह सेतपुर सहित अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बस यहीं से स्थिति बिगड़ गई। अजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया है कि व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से ले और धोखाधड़ी के आरोपियों पर कार्यवाही करें। करनी सेना के पदाधिकारियों से बातचीत कर उनकी बात सुने और शांति बहाल करवाएं। विगत कई दिनों पहले सीधी जिले में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सीधी शहर के ग्राम मूड़ी के पास से निकलने वाली गुलाब सागर सिंचाई नहर परियोजना की नहर टूट गई। नहर टूटने के बाद नहर का भारी मात्रा में पानी वहां आसपास मौजूद लोगों के खेतों और घरों में जा घुसा। इतना ही नहीं, नहर से आने वाला पानी का तेज बहाव हिरन नदी से होते हुए सीधी शहर के कई वार्डों में भी जा पहुंचा, जिससे शहर के कई वार्डों में रात भर लोग परेशान होते रहे। वहीं नहर फूटने और लोगों के नुकसान और परेशानी के बाद सिंचाई विभाग के लोग इस मामले से अनजान बने रहे और उन्होंने कई दिनों के बाद भी अपनी टूटी हुई नहर को ठीक करने या नहर के बह रहे पानी को रोकने का प्रयास नहीं किया। नहर के आसपास रहने वाले लोग भी विभाग की इस लापरवाही से परेशान और हलाकान होते रहे, जिसके बाद आसपास के रहने वाले किसानों ने मीडिया से संपर्क किया और मीडिया को बुलाकर फूट गई नहर के पास ले गए और नहर को दिखाते हुए विभाग की लापरवाही को उजागर किया। आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि फूटी हुई नहर से विकराल तरीके से पानी तेज बहाव के साथ आसपास के खेतों, लोगों के घरों और शहरों की ओर बह रहा है। पास ही एक तालाब है जिसमें नहर का पानी काफी मात्रा में भर गया और तालाब भी खतरे के निशान पर पहुंच गया है, लेकिन विभाग के लापरवाही और बेपरवाह लोग इस समस्या से जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। टूटी हुई नहर, खेतों में भरे पानी का जायजा लेने पहुंची मीडिया को इस दौरान मौके पर मौजूद किसानों ने पूरी स्थिति बताई और कहा कि हमने इसकी सूचना संबंधित विभाग को पूर्व में ही दे दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सबका नुकसान हो गया। ये जो नहर है ये फूट गई है और पूरा पानी खेतों में जा रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ये कब हुआ है, ये कब नहर फूटी? ये जब 2-3 दिन पहले ज़्यादा पानी गिरा है, इसके 2 दिन पहले ही ये नहर फूट गई थी, पानी गिरने के पहले ही। और जो आज फूटी है, इसके 2-3 साल पहले से यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकलता था, 25 हार्स पावर के बराबर। कई बार हम लोगों ने शिकायत की है सिंचाई विभाग में जाकर, लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी कोई आज तक इसको बनाने नहीं आए। उसका नतीजा ये है कि आज फूट गई। ये नहर फूट गई, आपके सबके खेतों में पानी भर गया, फसल बर्बाद हुई है। अब मैं बता दूं, इसकी शिकायत भी की होगी, अधिकारी आए क्या? उन्होंने कुछ? कोई नहीं आया, कोई यहाँ देखने तक नहीं है, कोई नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ जितने घर बने हुए हैं, सबके घरों में घर में पानी घुसे हुए हैं। फसलों का भी नुकसान हुआ? फसल का नुकसान हुआ है। धान की जो धान लगाने वाले थे, धान नहीं लग पा रही है। ये पानी जाता कहाँ है? अब ये यहाँ से निकल जाएगा तो मूड़ी तालाब में जा रहा है, और मूड़ी तालाब से फिर जाके यही पूरे फिर शहर वाली नदियों में जा रहा है। जी जी, शहर की नदियों में जा रहा है। जो शहर में एक दिन काफी पानी घुस गया, यही पानी गया है, यही पानी गया है। अच्छा अच्छा, बरसात का पानी क्या नहीं समस्या हो रही है इस नहर के फूट जाने के बाद? अरे बहुत बड़ी क्षति हो रही है इस नहर से। इसका मरम्मत हो नहीं, यदि न हो तो इसको बंद किया जाए, इसको पटा दिया जाए। नहर बंद कर। वहीं इस मामले को लेकर NTV इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने अपर कलेक्टर से पूरे मामले पर मीडिया की बातों को संज्ञान में लेकर उस पर तत्काल एक्शन लेने को कहा। मीडिया ने पूरे मामले को ADM के संज्ञान में दिया, जिसके बाद ADM अंशुमान राज ने मीडिया को इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपके द्वारा यह मामला हमारे संज्ञान में लाया गया है, इस पर कार्यवाही की जाएगी।
कल से नहर को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को जो भी नुकसान हुई होगी विभाग उसको पूरा करने का भी पहल करेगा। सर, सीधी शहर से लगे ग्राम मूड़ी में गुलाब सागर नहर टूट गई है, उसका पूरा पानी सर लोगों के खेतों में जा रहा है। सीधी शहर के कई बाड़ों में आकर पहुंचा, काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। सर, ये मामला हम आपके संज्ञान में लाए हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहर का पानी कैसे बंद हो? 2 दिन पूर्व जो अत्यधिक बारिश हुई थी उसकी वजह से नहर में पानी ज़्यादा होने से वो नहर फूट गई है। आपके द्वारा ये संज्ञान में मेरे लाया गया। मैंने तुरंत ही WRD को निर्देशित किया है कि तत्काल उसका फ्लो कम करते हुए कल किसी भी हालत में इसको ठीक करे, और अगर जिसका भी वहाँ पे नुकसान हुआ और रहेगा उसका हम फसल क्षति मुआवजा जो भी RBC 6(4) के तहत बनेगा हम प्रोवाइड करेंगे। 14 जुलाई से जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन वर्ष 2025 से 2027 तक के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 14 जुलाई को जिला अधिवक्ता संघ के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 15/7/2025 तक चलेगी। नाम वापसी 17 जुलाई को किए जाएंगे और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव से सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तक अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और मतदान के बाद मतगणना का कार्यक्रम 31 जुलाई को रखा गया है और मतगणना के उपरांत निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। 14 जुलाई को जिला अधिवक्ता संघ के लिए 5 बार जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे बृजेंद्र सिंह ने अपने प्रस्तावक और समर्थकों के साथ फिर से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन में कुल 1008 अधिवक्ता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद जिला अधिवक्ता संघ के 5 बार अध्यक्ष रह चुके अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह से मीडिया ने जब जानकारी चाही कि बार बार आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने सीधी जिला अधिवक्ता संघ को पूरे मध्य प्रदेश में रोल मॉडल बनाया है। हमने अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की जो व्यवस्था बनाई है वह पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने मीडिया के सभी सवालों के जवाब दिए। कई सवाल खड़े होते हैं। आप विगत 5 बार से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और एक बार शायद उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अब इस बार फिर से आपने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। ऐसे में जो लोग आपसे सहमत नहीं है, जो आपसे विरोध रखते हैं या अधिवक्ता संघ के कार्यों से खुश नहीं है, वो सवाल उठाते हैं कि क्या बृजेंद्र सिंह जी बार बार अध्यक्ष बनेंगे? ऐसा वो क्यों सोचते हैं? देखिए, ये हमारा भारतवर्ष एक कानून और संविधान के दायरे से चलता है। ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और उसमें कोई भी चुनाव कितने भी बार लड़ सकता है, ये इसका मौलिक अधिकार है। और जब मौलिक अधिकार है, जब तक वो अधिवक्ता जो हमारा परिवार है ये जब तक हमको चाहता रहेगा, हमारे कामों से संतुष्ट रहेगा, तब तक हम बने रहेंगे। और पूरा अधिवक्ता समाज ही हमें ये चुनाव जिता रहा है। मैं कोई अपने से नहीं लड़ता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपने कहा कि आप उनके लिए काम करते हैं, उनके हकों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए सुख दुख में खड़े रहते हैं। हमें बताइए क्या किया है आपने? 5 बार रहे हैं, कुछ किया है आपने कुछ? हाँ, ये आपको सारे अधिवक्ताओं से जवाब और फील्ड में किए हुए कामों से मिलता है। जैसे देखें, जब पहली मर्तबा मैं अध्यक्ष होके आया तो यहाँ एक भी चेंबर नहीं था, और इतने चेंबर सराउंडिंग एरिया में पूरे न्यायालय परिसर में, इतने डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी, ये बैठने की जो गैलरी में बैठे थे, बाहर खड़े होकर साइकिल पे अर्जी लिखते थे, वो आज प्रत्येक अधिवक्ता अपने अपने चेंबरों में व्यवस्थित है। ये जो पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक है और अधिवक्ता संघ सीधी की शान बना हुआ है। दूसरी बात, जब आप यहाँ देखिए ना, कई ऐसे काल आए हैं। तीसरी मर्तबा जब चुनाव जीता था उस समय एक दुर्घटना हुई थी जिसमें पुलिस और वकील की 8/4/2018, तो उस दिनांक को पुलिस और अधिवक्ताओं की ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। उसमें हमारी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ी गई। 18 दिन कोर्ट बंद रखा, चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया और उसमें जो संडे तत्कालीन वो थे उनके ऊपर गाज गिरी है और अभी और व्यापक जांच चल रही है। उसमें नए सिरे से जांच करने का आदेश हुआ। वो अभी बीच में एक बड़ा संकट आया पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरी दुनिया में, उसमें था कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय अधिवक्ताओं के लिए जो पुराने बीमार हैं
हार्ट के पेशेंट हैं और किसी के पेशेंट हैं, उनको एक एक रुपए के लिए दवा के लिए मोहताज होना पड़ा। तो उस समय अधिवक्ता संघ ने अपनी जो सीमित संसाधन है उसमें वो किया था, लोगों को पैसा मुहैया कराया था, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 5,000, किसी नए लड़कों को 2100 रुपये, इस तरह की वो संख्या 400 से ऊपर थी। और इवन हमने स्वयं अपना कैंप निर्धारित कर लिया था हॉस्पिटल में, और वहाँ हमेशा बल्कि कलेक्टर साहब ने और सब ने मना किया कि आप यहाँ मत आइए, आप बीमार हो सकते हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा, हमने तो अपने अधिवक्ताओं को अपने कंधे में ढो के वहाँ किया, अपना जान जोखिम में रख के। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात आती है, जो युवा अधिवक्ता आते हैं उनको जगह बनाने के लिए, उनको प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, युवा अधिवक्ताओं को सबसे पहले तो जैसे ही आते हैं उनको 2 साल की सदस्यता शुल्क माफ़ किया हुआ है पूरी तरह से, और लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था है। अभी बीच में ई लाइब्रेरी थी, अभी दीमक उमक लग गई, वो तो व्यवस्थित हुआ है, अब फिर से वो चालू होने वाला है और ई लाइब्रेरी चालू हो जाएगी। वो युवा अधिवक्ताओं को आज पढ़ना और तैयार होना उनके लिए सबसे ज़रूरी है। और जहाँ तक बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, युवा अधिवक्ताओं के लिए तो आगे भी और कदम सोचे जा रहे हैं क्या हो सकता है, और अपने फंड के अनुसार हम लोग कुछ करेंगे जैसे भी होगा। लेकिन ये अभी जो बीमारी है, जो मृत्यु है, अधिवक्ताओं की मृत्यु होती है, 10,000 रुपये तत्काल उनको अधिवक्ता संघ अपनी तरफ से देता है। बीमारी में 5,000, 10,000, 25,000 जो दे रहा है, डेथ होने पे तो देता ही देता है। ये राशियां सब बढ़ने वाली हैं, इनमें सब में बढ़ा के उसका लगभग दुगुना या उससे कम या ज़्यादा जो भी निर्णय लेगी इक्विटी, उसके अनुसार करने का विचार है। अभी हमारे पास आज तक का सर्वाधिक फंड है, उसमें लगभग 20 लाख रुपए हमारे बचत पे है, जो आज तक कभी भी नहीं रहा। तो ये अधिवक्ता संघ की एक अपनी सोच है, समझ है, बचत है, और हर मुद्दे को समय समय पर उठाया गया। हमारे युवा अधिवक्ता साथियों को कुछ देखते हैं कि कितना दे सकते हैं, कुछ करेंगे। और आपने अधिवक्ताओं का दिल जीता हुआ है। आपके विरोधी समझ नहीं पाते हैं आपकी नीति रणनीति को, आपके खिलाफ तरह तरह के आरोप लेकर आते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि जो आरोप लेके आते हैं वही आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार कैसे होता है? ये देखिए, एक बड़ा, आप इस बात को इस यूँ तरह से लें, जैसे हम सब एक परिवार में घर में रहते हैं, उसी तरह से अधिवक्ता संघ भी मेरा एक परिवार है, और उस परिवार में कुछ 19-20 होती रहती है, खामियां निकाली जाती हैं। जहां खामियां निकाली जाएंगी वहीं ही सुधार होगा, वहीं गुंजाइश होगी। और जब खामियां निकाली जाएंगी, आप समय रहते उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आगे के उसी हिसाब से काम करेंगे, तो हर कोई विरोधी नहीं है मेरा। शायद इस अधिवक्ता संघ में निजी विरोधी नहीं, राजनीतिक विरोधी कोई भी हो सकता है, निजी विरोध मैं मानता ही नहीं। जब कभी भी आप अधिवक्ताओं से पूछिए, किसी को संकट आता है, चाहे मेरे विरोधी को ही क्यों ना हो, 2 बजे रात को जब वो उसकी सूचना मुझ तक किसी तरह मिलती है, मैं भगता हुआ दौड़ता हुआ जाता हूँ, और जो हमसे बन पड़ता है संसाधन और जो भी है, तो वो व्यवस्था करता हूँ। यही मेरे जीत का राज। 14 जुलाई को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में नियमित समीक्षा करें तथा प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर शिकायतों को निराकृत कराएं। कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट नहीं रहे और निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि जून 2025 की शिकायतों के निराकरण में सभी विभाग ए ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी वैध समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने हितग्राही मूलक योजनाओं तथा भुगतान लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण में उदासीनता या लापरवाही बरतने वाले L1 तथा L2 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने वर्षा के दृष्टिगत जिले में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ आपदा राहत के लिए सभी संबंधित दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी मुस्तैदी से करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में जहां भी जलभराव की स्थिति हो विशेष सफाई कर जल निकासी सुरक्षित करें। सभी बसाहटों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सभी पुलियों की जांच कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, सिहावल प्रिया पाठक, मझौली आरपी त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर एसपी मिश्रा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि वर्मा के निर्देशन में थाना बहरी प्रभारी निरीक्षक राजेश पांडे के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना बहरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए 17 किलो 544 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक आरोपी नीरज कुमार रावत पिता राम प्रकाश रावत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पड़खुड़ी नंबर 1 थाना जमोड़ी जिला सीधी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गांजा की अनुमानित कीमत 2,50,000 है। वहीं मौके से एक बिना नंबर की पिकअप वाहन कीमत 12 लाख और मोबाइल फोन कीमत 10,000 भी जब्त किया गया है। कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 14.60 लाख आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी नीरज रावत को धारा 20B NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर पुलिस टीमों ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाकर 2 अलग-अलग मामलों में अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला मामला नेगी भोजनालय से 16 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं दूसरा मामला लालकुआ में 68 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। के खिलाफ कोतवाली लालकुआ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम की इस कार्यवाही से अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।